नमस्कार विद्यार्थियों, कलाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान की क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारा भारतीय संविधान है, इसका थोड़ा सा सामान्य परिचय हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो देखो कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है इसका निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो। ठीक है, पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ विद्यार्थियों, तो इस संविधान में कुल भागों की संख्या अगर बात करें तो 22 थी। कितनी थी? 22 थी। इसके अलावा और मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में और क्या चीजें थी, तो अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, यानी 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अनुसूची की अगर बात करूं तो अनुसूची कितनी थी? 8। और एक भारतीय संविधान की क्या थी? प्रस्तावना थी। एक भारतीय संविधान की क्या थी? प्रस्तावना थी। पूछे कि ये जो प्रस्तावना थी, ये एक प्रस्तावना थी, और पूछे इसमें कितने शब्द थे, तो बताना है कि 85। कितने शब्द थे? 85 इसमें शब्द शामिल थे। ये हमारा संविधान था जब 26 नवंबर 1949 को बना। दोबारा देखिए, आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, तो बताना है 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा संविधान दिवस। कौन सा दिवस? संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे हम विधि दिवस भी कह सकते हैं। अब जब भारतीय संविधान बना तो 22 भाग 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और एक 85 शब्दों वाली क्या थी? प्रस्तावना थी। आज हमारा जो राजनीति विज्ञान की क्लास में जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कौन सा टॉपिक पढ़ना है आज हमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। विद्यार्थियों, प्रस्तावना एक शानदार टॉपिक है। इसमें से अगर हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं और इसका अगर सिस्टोमेटिक तरीके से जानते हैं तो निश्चित ही एक दो प्रश्न एक अच्छे वाले निकल के अपने सामने आते हैं। तो देखिए, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्रस्तावना, अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो विद्यार्थियों इसे ही बोल देते हैं उद्देशिका। इसे ही क्या बोल देते हैं? उद्देशिका। यानी प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही बात है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रस्तावना। प्रस्तावना का ही दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका। इसे इंग्लिश में बोल दिया जाता है प्रियम्बल। इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है? प्रियम्बल। अर्थात मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल एक ही बात है। तो पहला प्रश्न ये कि सर, प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल ये है क्या? प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल ये है क्या? तो देखो, ये जो प्रस्तावना है इसे संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति के परिचय पत्र पढ़ने से उस व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है कि ये कौन, क्या और कैसे है, उसी प्रकार जब हम प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? भारतीय संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा ये जो प्रस्तावना है इसे संविधान का छोटा प्रारूप, इसे संविधान का छोटा प्रारूप भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि बताइए संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो बताना है जी प्रस्तावना को। पूछे कि संविधान का छोटा प्रारूप किसे कहा जाता है, तो बताना है किसको? प्रस्तावना को। इसके अलावा जो प्रस्तावना है वो संविधान का मॉडल है। संविधान का क्या है? एक मॉडल है। इसे हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? एक नक्शा है। क्या है? नक्शा है।
और कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों, प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों और आदर्शों की ओर क्या करती है, इशारा करती है। लक्ष्यों और आदर्शों की ओर क्या करती है, इशारा करती है। दोबारा देखो, ये जो प्रस्तावना है इस संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का क्या है, एक छोटा प्रारूप है। प्रस्तावना संविधान का क्या है, एक मॉडल है। प्रस्तावना संविधान का क्या है, एक नक्शा है। और प्रस्तावना संविधान के क्या करती है, जो हमारे संविधान के जो लक्ष्य है और उद्देश्य है और जो आदर्श है उनकी ओर क्या करती है, इशारा करती है। इसके अलावा मैं और बात करूं तो हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसे संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक, कि ये जो प्रस्तावना है ये कब अस्तित्व में आई, पहली बार इसे कब पेश किया गया, तो बताना है कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पहली बार क्या किया था, संविधान सभा में पेश किया था। और कहते हैं कि संविधान सभा की प्रत्यक्ष कार्यवाही तीसरी बैठक से ही मानी जाती है, क्योंकि जो पहली और जो दूसरी बैठक थी उन बैठकों में केवल और केवल संविधान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार जैसे व्यक्तियों की क्या की गई, नियुक्ति की गई। अगर संविधान बनना स्टार्ट हुआ या संविधान में कुछ जुड़ा तो वो किस बैठक से हुआ था, तीसरी बैठक से शुरू हुआ था। और बात करें कि सबसे पहले क्या जुड़ा, तो आपको ध्यान रखना है कि जी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, संविधान सभा की प्रस्तावना को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। और कहते हैं कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ये हमारे संविधान की क्या होगी, एक प्रस्तावना होगी। इसके अलावा मैं और बात करूं प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना का जो विचार है भारतीय संविधान में, प्रस्तावना का जो विचार है भारतीय संविधान में, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपसे कोई पूछे कि बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसको कहां से अडॉप्ट किया गया है, कहां से ग्रहण किया गया है, तो याद रखना है आपको कि हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर इसे भारतीय संविधान में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसके अलावा इसके साथ साथ एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो प्रस्तावना है और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। कहां से ग्रहण की गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को ग्रहण किया गया है। तो याद रह जाएगा, विचार तो हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से, जबकि इसकी जो भाषा है वो हमने कहां से ग्रहण की है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। इसी कड़ी में आगे मैं और बढ़ूं प्रस्तावना के संबंध में, तो ये तो हो गई सामान्य सी बातें कि प्रस्तावना उद्देशिका प्रिम्बल एक ही बात है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का छोटा प्रारूप है, संविधान का मॉडल है, संविधान का एक नक्शा है जो संविधान के लक्ष्यों और आदर्शों की ओर क्या करती है, इशारा करती है। इसके अलावा प्रस्तावना सबसे पहले कब अस्तित्व में आई, तो याद रखना है कि प्रस्तावना संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और वही क्या बनी आगे चलकर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। पूछे कि इसे संविधान सभा ने कब स्वीकारा, तो बताना है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार लिया कि हाँ ये उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे क्या होगी, प्रस्तावना होगी। इसके अलावा प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने अमेरिका से लिया है और इसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या की है, ग्रहण की है। आगे चलते हैं हम
प्रस्तावना के बारे में। एक प्रश्न बार बार ये आता है विद्यार्थियों कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? तो देखो, जैसे क्या पूछ रहा है ये कि जिस प्रकार भारतीय संविधान में कुल मैंने आपको कितने भाग बताए? 22 भाग बताए। कितने भाग है? 22 भाग। क्या प्रस्तावना संविधान के इन 22 भागों में शामिल है, या प्रस्तावना संविधान का 23वां भाग हो सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का 23वां भाग है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का 23वां भाग नहीं है? भाग नहीं है। ये प्रश्न जब भारतीय संविधान बना और उसके आने वाले कई वर्षों तक चर्चा में रहा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, अंग है या नहीं। तो देखो, इस सिलसिले में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि शुरुआती दौर में एक बात आती है, बात है विद्यार्थियों 1960 की। कब की है? 1960 की। 1960 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला आया, बेरूबारी मामला। एक मामला कौन सा आया था? बेरूबारी मामला। पूछे कि बेरूबारी विवाद कब अस्तित्व में आया, तो बताना है 1960 में। अब आप ये कहेंगे कि सर ये बेरूबारी क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपको कि बेरूबारी एक जगह का नाम है। और पूछे ये जगह वर्तमान में कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये जगह वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में है, सॉरी बांग्लादेश में है। वर्तमान में कहां पर है? बांग्लादेश में है। जबकि 1971 से पहले यह जगह पूर्वी पाकिस्तान में हुआ करती थी। इस पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में। आपको पता है कि जो वर्तमान बांग्लादेश है वही क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में भारत और पाक युद्ध हुआ, उसमें जीत भारत की हुई और एक नव स्वतंत्र राज्य कौन सा बना? बांग्लादेश। तो बेरूबारी उस समय पूर्वी पाकिस्तान में हुआ करता था। तो जो बेरूबारी है वो एक सीमावर्ती क्षेत्र था, एक सीमावर्ती क्षेत्र था जहां पर भारत और पाकिस्तान को शासन करने में क्या हो रही थी? परेशानी हो रही थी। तो दोनों राष्ट्रों के मध्य समझौता हुआ और क्या किया गया? बेरूबारी क्षेत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किसको सुपुर्द कर दिया गया? पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया गया कि ठीक है भाई, ये क्षेत्र आप ले लीजिए। ठीक है, हो गया। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया, भारत ने बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन उस समय जो विपक्षी दल था वो विद्यार्थियों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा कि ऐसे कैसे कोई सरकार या ऐसे कोई प्रधानमंत्री कैसे भारत की भूमि को किसी अन्य राष्ट्र को सौंप सकता है? अगर देखा जाए तो ऐसे में तो कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार पूरा भारत देश, पूरी भारत की भूमि ही सौंप देगी। तो ये विवाद खड़ा हो गया और मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बुलाया और ये कहा कि हाँ बताइए क्या समस्या है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने अपना पक्ष रखा कि जी हम भारतीय संविधान के भाग एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो हमें ये कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी सीमावर्ती जो क्षेत्र है या अपनी जो सीमाएं हैं उनमें कमी या वृद्धि कर सकते हैं। और हमने भाग एक का हवाला लेते हुए बेरूबारू क्षेत्र किसको सौंप दिया है? पाकिस्तान को सौंप दिया है। उसके बाद विपक्ष को बुलाया गया। उसके बाद विपक्ष से पूछा गया कि हाँ भाई बताइए आपकी क्या समस्या है। तो विपक्ष ने कहा कि जी आप प्रस्तावना को पढ़िए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखिए। उसमें उन्होंने बताया कि प्रस्तावना में एकता अखंडता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए
विपक्षी दल ने यह कहा कि भी ऐसा नहीं हो सकता है, इससे भारत की एकता संप्रभुता को क्या है, खतरा है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेहरू सरकार का पक्ष लेते हुए ये कहा कि आप जिस प्रस्तावना की बात कर रहे हो, ये बात कही जाती है विपक्षी दल से कि आप जिस प्रस्तावना की बात कर रहे हो, वास्तविक बात यह है कि वो प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है, अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। ये बात कही गई किस मामले में, 1960 के मामले में। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि आप जिस प्रस्तावना की बात कर रहे हो वो प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। प्रस्तावना तो केवल क्या करती है, संविधान के लक्ष्यों, प्रस्तावना तो केवल संविधान के लक्ष्यों और आदर्शों की ओर क्या करती है, इशारा करती है। ये तो केवल मात्र क्या है, अगर कोई बात समझ में न आए, इसके जो लक्ष्य है, इसके जो आदर्श है, इसके जो उद्देश्य है, उनमें अगर कहीं समस्या हो तो हम प्रस्तावना को देखकर, उसको पढ़कर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा संविधान हमसे क्या चाहता है और वो हमें क्या प्रदान करता है। तो 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद विद्यार्थियों 1960 से लेकर 1973 तक, ये जो बीच का समय था, इस बीच के समय में कई बार ये मुद्दा उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसी बात को दोहराया कि जी नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन फिर बात आती है विद्यार्थियों 1973 की, बात आती है 1973 की। 1973 में क्या आता है, एक मामला आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती मामला। केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती मामला। पूछे केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती मामला कब का है, तो कब का है, 1973 का है। आप ये कहेंगे कि सर ये केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती मामला क्या है, तो याद रखना है कि केशवानंद भारती केरल के अंदर एक मठ था और भारत सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स के चलते, भूमि उन्मूलन जैसी प्रक्रियाओं के चलते, जो अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव है, इसको मिटाने के संबंध में इस मठ से क्या छीन ली गई, इसकी संपत्ति छीन ली गई और संपत्ति को छीनकर एक कानून बनाकर भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और कहा जाता है कि जो कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। लेकिन बात करें इस केस की, केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती मामले की, तो कहते हैं कि इसमें प्रसिद्ध वकील एम.एन. पालखीवाला, जिन्होंने क्या किया, केशवानंद भारती जो केरल के थे उनकी तरफ से क्या रखा, उनका पक्ष रखा। और इस मामले में एक लंबी विचार विमर्श के बाद, एक लंबे विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने 1960 के निर्णय को बदलते हुए 1973 के केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती मामले में ये कहती है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। जो पहले कह रही थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट 1960 से कह रहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, लेकिन यहां पर वो अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।
और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तत्पश्चात विद्यार्थियों संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ और भारतीय संविधान में 3 नए शब्द प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए और वो 3 नए शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। पंथ निरपेक्षता और अखंडता। दोबारा देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रस्तावना के बारे में जान रहे हैं। और अब तक मैंने आपको ये बताया कि जो प्रस्तावना है उस पर शुरुआती दौर में ये विचार रहा, ये विवाद का विषय रहा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के बेरुबारी मामले में तो ये कहा कि जी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये तो केवल संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर इशारा करती है। लेकिन 1973 के केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1960 के निर्णय को बदलते हुए ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी एक महत्वपूर्ण अंग है। और जब अंग हुआ तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, तत्पश्चात 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इसके साथ साथ इस मामले में एक बात यह भी कही गई कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है। एक बात तो स्पष्ट ये हुई कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये बात भी स्पष्ट की गई। यहां संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन कर दिया जाए। फिर पूछा गया कि बताइए सर मूल ढांचे से क्या मतलब है, किसे कह रहे हो आप मूल ढांचा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भी बता दिया जाएगा। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया भी कि जैसे हमारा जो संविधान है इसकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत में जो लोकतंत्र है, ये संविधान के मूल ढांचे में आता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बोल दिया है कि आप संशोधन कर सकते हो तो आप लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित कर दो, लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित कर दो, या बात करें तो निरंकुश तंत्र स्थापित कर दो, या बात करें तो कुलीन तंत्र की स्थापना कर दी जाए। ऐसा नहीं होगा, और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोकतंत्र भारतीय संविधान का क्या है? मूल ढांचा है। लोकतंत्र क्या है? भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचे की बातें हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा समय समय पर यह बताया कि जो पंथ निरपेक्षता है वो भी क्या है? संविधान का मूल ढांचा है। जो समाजवादी व्यवस्था है वो भी क्या है? भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। तो मुख्य बात आपको याद रखनी है कि 1973 के केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1960 के निर्णय को बदलते हुए ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रश्न बन सकता है कि बताइए सबसे पहले कब माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती मामला 1973। और इसी जजमेंट के बाद क्या किया गया? संविधान में प्रस्तावना में संशोधन भी किया गया और 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इसी कारण जो पहले शब्द 85 हुआ करते थे 85 हुए, तो उसके बाद 3 प्लस होने के बाद कितने हो गए? 88 शब्द हो गए।
तो वर्तमान में हमारी 88 शब्दों वाली क्या है, प्रस्तावना है। एक बार हम दोबारा देखते हैं सारी बातें प्रस्तावना के बारे में अब तक जो हमने पढ़ी है। अब तक मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रेम्बल एक ही बात है। बात करें प्रस्तावना की, कि आप कहेंगे कि सर प्रस्तावना का मतलब क्या है, ये है क्या, तो आपको बताना है कि जी प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, प्रस्तावना को देखते हैं, तो हमारा जो संविधान है इसके लक्ष्य और उद्देश्य हमें क्या करते हैं, पता चलते हैं। इसके अलावा प्रस्तावना संविधान का एक मॉडल है, एक छोटा प्रारूप है, जिसको देखने से हम क्या कर सकते हैं, एक संविधान की अपने दिमाग में एक छवि बना सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा होगा। इसके अलावा बात करें कि प्रस्तावना को सबसे पहले कब पेश किया गया, तो भारतीय संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी, पूछे कब हुई, तो बताना है 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बनी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। पूछे कि इसका विचार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पूछे कि इसकी जो भाषा है वो कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा एक प्रश्न ये बना कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो आपको याद रखना है कि जी प्रस्तावना संविधान का वर्तमान में अंग है। और ये कब माना, 1973 के केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती मामले में। जबकि 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बीच में भी कई विवाद आए, उनमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उसी बात को दोहराया कि जी नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब और अगर मैं बात करूं आगे प्रस्तावना के बारे में, तो देखो कुछ व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रस्तावनाओं के बारे में अपने विचार दिए और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना का महत्व बताया, अपने कथनों के द्वारा प्रस्तावना का महत्व बताया कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो इस कड़ी में आपको सबसे पहले जो याद रखना है उसको याद रखना, M.N. पालखी वाला, इसको याद रखोगे, M.N. पालखी वाला। M.N. पालखी वाला ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो याद रखना है M.N. पालखी वाला। उसके अलावा एक व्यक्ति हुए सुभाष कश्यप, इसके अलावा एक व्यक्ति हुए सुभाष कश्यप, जिन्होंने हमारा संविधान नामक क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। पूछे कि हमारा संविधान नामक पुस्तक किसकी है, तो आपको याद रखना है कि हमारा संविधान नामक पुस्तक किसकी है, सुभाष कश्यप की है। और सुभाष कश्यप ने यह कहा कि हमारी जो प्रस्तावना है इसके बारे में सुभाष कश्यप कहते हैं कि संविधान शरीर है, संविधान शरीर है और उद्देशिका इसकी आत्मा है, और उद्देशिका इसकी आत्मा है। वह संविधान इस पर टिका हुआ एक भवन है। संविधान इस पर टिका हुआ एक भवन है। पूछे कि यह कथन किसका है, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान शरीर है और उद्देशिका इसकी आत्मा है। वह संविधान इस पर टिका हुआ एक क्या है, एक भवन है, एक अटालिका है। यह कथन किसका है, तो किसका है, सुभाष कश्यप का। उसके बाद एक व्यक्ति हुए के.एम. मुंशी, जिन्होंने कहा प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली या बात करें जन्म पत्री कहा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा, आत्मा कहा। किसने कहा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, किसने कहा, तो किसने कहा, पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने। तो ये आपको 4 कथन याद रखने हैं। पहला कथन कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा, तो किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। के एम मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है, जन्म पत्री है। बात करें एम एन पालकीवाला ने इसे संविधान का क्या कहा, परिचय पत्र कहा। वास कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है और उद्देशिका इसकी आत्मा है, वह संविधान इस पर टिका हुआ एक क्या है, भवन है, अटालिका है। ये 4 कथन आपको याद रखना। अब अगर मैं और बात करूं आगे प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना के अंदर ये तो हो गई सामान्य सी बातें बाहरी रूप से। अब प्रस्तावना के जब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना को कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये जो 88 शब्दों का हम अध्ययन करते हैं, इनमें बीच में से कई बार क्या बनता है, प्रश्न बनता है। प्रकार विगत परीक्षा में एक बार ये पूछ लिया गया कि बताइए प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब वहां पर जिस विद्यार्थी को प्रस्तावना कंठस्थ थी, लाइन टू लाइन याद थी, उस विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं हुई, उसने वह प्रश्न सही किया। तो आपसे भी मेरा गुजारिश रहेगी कि आप भी क्या करें, प्रस्तावना को याद करें। एक विद्यार्थी के नाते आपको याद होनी चाहिए, और वैसे भी आप भारत के नागरिक हो, आपको प्रस्तावना मूल कर्तव्य जैसे जो तत्व है ये क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब देखते हैं हम प्रस्तावना के बारे में और बातें करूं मैं। ये है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें से 5-7 प्रश्न निकलते हैं, वो देखिएगा आप। देखो प्रस्तावना क्या कहती है, प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय संविधान बनाया जा रहा है ये भारत के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, भारत के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझिएगा ध्यान से, संपूर्ण यानी पूर्ण रूप से, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जो किसी भी राज्य पर आश्रित न होकर खुद पर क्या हो, आश्रित हो, यानी जिस राज्य में निर्णय लेने की शक्ति स्वयं की हो, वो किसी बाह्य शक्ति के दबाव में आकर काम न करे, उस राष्ट्र में क्या होती है, संप्रभुता होती है। क्या होती है, संप्रभुता होती है। ठीक है, तो बात करें कि कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें निर्णय लेने की शक्ति किसकी होगी, खुद भारत की होगी, हमारी होगी, हम किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहां तक देखिए आप पहले कि समाजवादी क्या कह रहा है कि भारत को हम कैसा बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं। और समाजवादी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि संपूर्ण समाज का क्या हो, जिसमें एक साथ विकास हो, क्या न हो, पूंजीवादी व्यवस्था न हो, समाजवादी व्यवस्था हो, यानी समुचित समाज का एक साथ क्या हो, विकास हो। तो वह व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाती है, समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि भारत पूर्ण रूप से समाजवाद तो नहीं है, पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था तो नहीं है। भारत ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रित रूप अपना रखा है, लेकिन कहा गया है संविधान में कि हम किसकी स्थापना करेंगे, समाजवादी, यानी समाजवाद की क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। उसके बाद दूसरा शब्द कौन सा है, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान, हमारी प्रस्तावना ये कहती है कि हम पंथ निरपेक्ष है,
हम किसी भी पंथ के क्या नहीं है, पक्ष में नहीं है, सभी पंथों से क्या है, निरपेक्ष है, दूर है। यानी कहने का मतलब है कि संविधान की नजरों में, संविधान की नजरों में सभी धर्म क्या है, समान है। वो किसी भी एक धर्म का क्या नहीं लेगा, पक्ष नहीं लेगा। तो भारतीय संविधान, भारत के लोग क्या है, पंथ निरपेक्ष है, सभी की नजरों में क्या है, सभी धर्म समान है। उसके बाद लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है भारत में। ये कह रहा है कि प्रस्तावना कह रही है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, लोकतंत्रात्मक राज्य होगा। अब लोकतंत्रात्मक राज्य का मतलब होता है कि जनता पर जनता का शासन, जनता पर जनता का शासन। यानी किसी की भी तानाशाही नहीं होगी, जनता ही होगी जो अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, और जो प्रतिनिधि होगा वो जनता से ही चुना जाएगा। यानी जनता का जनता पर शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाता है। तो भारत में समाजवाद होगा, पंथ निरपेक्षता होगी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। उसके अलावा कहा गया कि भारत एक गणराज्य होगा। इसके अलावा क्या कहा गया कि भारत एक गणराज्य होगा। याद रखिएगा कि गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो जिस राष्ट्र का या जिस देश का प्रधान, जिस देश का प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित हो, जनता द्वारा निर्वाचित हो, वह राज्य किस प्रकार का राज्य होता है, गणराज्य होता है। तो दूसरी लाइन के अंदर 4 शब्द, समाजवाद, आपको अर्थ थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि समाजवाद का मतलब क्या है, कि समाजवाद का मतलब ये होता है कि समुचित समाज का एक साथ विकास हो। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का मतलब कि संविधान की नजरों में सभी धर्म क्या है, समान है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसका मतलब ये होता है कि जनता पर जनता का क्या होगा, शासन होगा। उसके बाद गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो बताना है कि गणराज्य से मतलब ये है कि इस देश का प्रधान, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, तो जनता द्वारा क्या होगा, निर्वाचित होगा, गणराज्य होगा, न कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, न कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। कहता है कि ये सब बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए, देखो ऊपर वाली लाइन तो किसके बारे में बात करता है, कि भारत के बारे में बात करता है कि भारत कैसा होगा, भारत ऐसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी व्यवस्था होगी, पंथ निरपेक्षता होगी, और बात करें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, गणराज्य होगा। ये सब बनाने के लिए भारत को, उसके बाद कहता है कि समस्त नागरिकों को, और इसके जो नागरिक हैं उनके लिए क्या क्या करता है संविधान, वो कहता है कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कहता है कि नागरिकों के साथ 3 प्रकार का न्याय किया जाएगा, नागरिकों के साथ 3 प्रकार का न्याय किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के नागरिक है, भारत के जो नागरिक है उनके बारे में कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय होगा, किस रूप से, सामाजिक रूप से, किस रूप से, सामाजिक रूप से। यानी समाज में उसे हर तरह से क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना की जाएगी। यानी समाज में किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, सामाजिक न्याय की क्या होगी, प्राप्ति होगी। उसके बाद कहता है कि आर्थिक न्याय की भी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। यानी धन संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी, योजनाएं होंगी, उन योजनाओं में भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान मात्रा में क्या होगी, धन की प्राप्ति होगी। तो आर्थिक न्याय की भी क्या होगी, प्राप्ति होगी। उसके बाद कहता है राजनीतिक न्याय, यानी राजनीतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि तो हमारे अधिकार होते हैं, वोट डालने का अधिकार होता है, चुनाव में भाग लेने का, प्रचार प्रसार करने का, ये हमारे क्या होते हैं, राजनीतिक आधार होते हैं। तो कहा गया कि राजनीतिक आधारों में भी क्या नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को क्या होंगे, समान अवसर प्राप्त होंगे। तो संविधान प्रस्तावना हमारी कहती है कि भारत के जो नागरिक है उनके साथ सामाजिक रूप से न्याय होगा, आर्थिक रूप से न्याय होगा, और राजनीतिक रूप से भी क्या होगा, न्याय होगा। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें 3 प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का न्याय प्रदान करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद प्रस्तावना हमें क्या देती है, संविधान हमें देता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। कहती है कि फिर उन विचारों को अभिव्यक्त करने की भी क्या है,
स्वतंत्रता है। किसी पर भी विश्वास करने की भी क्या है, स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मानने की क्या है, स्वतंत्रता है। और उस धर्म को मानने के बाद उस धर्म की उपासना यानी पूजा पाठ करने की भी क्या है, स्वतंत्रता है। तो प्रस्तावना संविधान हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है, वो हमें विचार करने की स्वतंत्रता देता है, उन्हें अभिव्यक्त करने की, किसी पर भी विश्वास करने की। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं आप पर विश्वास कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं, चाहे सिख धर्म को मानूं, चाहे ईसाई धर्म को मानूं, चाहे हिंदू धर्म को मानूं, चाहे मुस्लिम धर्म को मानूं। ये मेरी खुद की क्या है, स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता मुझे कौन देती है, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या यूं कहें हमारा संविधान। तो प्रस्तावना या संविधान हमें 5 प्रकार की क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे और देखिए। प्रतिष्ठा और अवसर की भी क्या देता है, समता देता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुण है तो उन गुणों को स्थापित करने की क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा, उनमें समानता होगी। जितने भी अवसर होंगे उनमें क्या होगी, समता होगी। तो 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समता है। अब ये सारी चीजें प्राप्त कराने के लिए देखो, ये जो ऊपर वाली जो 2 रो है, लाइन है, ये तो भारत के बारे में है। और आगे ये जो 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और जो 2 प्रकार की जो समता है, ये सब प्राप्त कराने के लिए संविधान निर्माता भारत के लोक संविधान सभा क्या कर रही है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। पहली बात ये कह रहा है कि जब हम ये इतनी चीजें करवाएंगे, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय, ये जो चीजें हम नागरिक को प्राप्त करवाएंगे, भारत को पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक बनाएंगे। जब ये बनाएंगे तो हम किसका ध्यान रखेंगे, हम उसमें व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखेंगे, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखेंगे। और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता का भी ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा नहीं है कि ये करने में राष्ट्र की एकता को क्या हो, नुकसान हो। भारत की अखंडता का भी नुकसान नहीं होना चाहिए जब हम ऐसा करेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम क्या कर रहे हैं, पहले ही सुनिश्चित कर रहे हैं, हमने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि इससे क्या नहीं होगा, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का क्या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारे को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दृढ़ संकल्प होकर एक कठोर इरादे के साथ अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी प्रस्तावना के अनुसार संविधान निर्माण की दिनांक क्या है, तो वो क्या है, 26 नवंबर 1949। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। आपको ये बात याद रखनी है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, तो याद रखना है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा अपने इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत यानी इसके जितने भी अंग थे पूरा करते हैं, इसे अधिनियमित करते हैं, यानी इसे क्या करते हैं, लागू भी करते हैं। क्या करते हैं, लागू भी करते हैं और इसे आत्मर्पित करते हैं। हम भी इसे अपनी आत्मा से मानते हैं और आपको भी इसे अपनी आत्मा से मानने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ये विद्यार्थियों हमारी 85 शब्दों वाली प्रस्तावना, इसके अर्थ हमने जाने कि इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है। अब तक मैं अगर बात करूं प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना के बारे में हमने पढ़ा कि प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रेम्बल एक ही बात है। एक बार पूरी क्लास की बातें मैं दोबारा दोहरान कर रहा हूं। प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना, प्रेम्बल, उद्देशिका एक ही बात है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, मॉडल है, उसके लक्ष्यों और आदर्शों, उद्देश्यों को समझने में क्या करती है, मदद करती है। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को सबसे पहले संविधान सभा की 3री बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946। इसी की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि प्रस्तावना के आने के बाद 3री बैठक के बाद ही संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष कार्रवाई स्टार्ट हुई। बात करें प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है और इसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या की है, ग्रहण की है। उसके बाद में हमने एक प्रश्न था
कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो इसमें हमने स्पष्ट किया कि 1960 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये तो क्या करती है, केवल संविधान को समझने के लिए, उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को जानने के लिए क्या है, एक प्रस्तावना है। लेकिन 1973 के केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1960 के निर्णय को बदला और कहा प्रस्तावना संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है, और कहा इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए। तो प्रस्तावना पहले 85 शब्दों की थी, अब वो प्रस्तावना कितने शब्दों की हो गई, 88 यानी 88 शब्दों वाली हो गई। उसके बाद मैंने आपको कुछ कोटेशन बताई। इस सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है और उद्देशिका इसकी आत्मा है, और संविधान इस पर टिका हुआ एक क्या है, भवन है। एम.एन. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, जबकि के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली, जन्म पत्री है। इसके बाद हमने देखा प्रस्तावना के बारे में, ये जो 88 शब्द है का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तावना हमारे संविधान को, हमारे देश को कैसा बनानी चाहती है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। अब लास्ट जो बातें आपको नोट करनी है वो कर लेना। देखो, पहली बात तो ये कि प्रस्तावना भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय प्रदान करती है। तो कौन कौन सा बताना है। पहला न्याय देती है सामाजिक, सामाजिक। दूसरा कहता है आर्थिक, दूसरा कहता है आर्थिक न्याय। तीसरा कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तीसरे प्रकार का न्याय कौन सा है, राजनीतिक। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए प्रस्तावना के अनुसार भारत के नागरिक को कितने प्रकार का न्याय प्राप्त है, तो बताना है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद प्रस्तावना भारत के नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। वो कौन कौन सी है। पहली है विचार करने की, उसके बाद उन्हें अभिव्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की। उसके बाद है विश्वास करने की, कि आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हो। उसके बाद है संबंधित, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। और उसके बाद उस धर्म की उपासना करने की भी क्या है, स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके अलावा 2 प्रकार की समता है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की समता है। वो कौन कौन सी है बताना है। प्रतिष्ठा बताना है, 2 प्रकार की क्या है, समता है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समता। अब अगर मैं और बात करूं प्रस्तावना के बारे में, तो याद रखना है कि प्रस्तावना के अनुसार 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान का निर्माण पूरा हुआ। और इसी दिन कहते हैं कि 16 अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया। अनुच्छेदों को, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। तभी तो कहते हैं कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो हम कहते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लेकिन कुछ एक अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद यहाँ पर क्या कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। इसके अलावा प्रस्तावना में आपको याद रखना है हिंदू कैलेंडर के अनुसार मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी। ये अपनी थी आज विद्यार्थियों प्रस्तावना पर अपनी पहली क्लास। इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो हम प्रस्तावना के बारे में जो बातें जानी, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और कलाम क्लासेस नौर के यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।